डॉक्टर बीना कौशिक, इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में एक नए राजवंश की उसके द्वारा स्थापना हुई, जो कि इतिहास में खिलजी राजवंश के नाम से जाने लगा। खिलजी तुर्क जाति के ही थे। अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश को खिलजी के नाम से पुकारा जाता था। उस प्रदेश में जो जातियां बस गईं उन्हें खिलजी कहा जाने लगा। जलालुद्दीन के पूर्वज गजनी और गौरी के साथ भारत में आए और उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के यहाँ पर नौकरी कर ली। भारत में उन्हें गैर तुर्क जाति का समझा जाने लगा। गुलाम वंश के समय में हम देखें तो खिलजियों ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, परंतु उन्हें दरबार में गैर तुर्क मुस्लिम माना जाता रहा, अर्थात उन्हें सेकंड ग्रेड का माना जाने लगा। खिलजियों का शासन व्यवस्था पर प्रभाव। भारत में तुर्कियों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई थी। खिलजी काल में मुस्लिम शक्ति संपूर्ण उत्तरी और दक्षिण भारत में स्थापित हुई। उन्होंने शासन व्यवस्था में भारतीय मुसलमानों का सहयोग लिया। बिना धर्म और उलेमा वर्ग के उन्होंने राज्य का संचालन किया। खिलजियों के काल में हम देखें तो जलालुद्दीन खिलजी जो पहला खिलजी वंश का पहला सुल्तान था, उसके ने शासक बनते ही अनेक कार्य किए। हालांकि वो इतिहास में इतना सफल शासक नहीं रहा। 6 साल तक 1290 से 1296 तक उसने शासन किया, पर खिलजी राजवंश की उसके द्वारा स्थापना हुई। जलालुद्दीन अपनी योग्यता के बल पर बलबन के समय में सामना का सूबेदार बना। बाद में उसके उत्तराधिकारियों की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाकर सुल्तान बन गया। सुल्तान बनते समय उसकी आयु 70 वर्ष की थी, इसलिए उसने शासक बनते ही उदार नीति अपनाई। जलालुद्दीन के कार्य। मलिक छज्जू के विरुद्ध विद्रोह का दमन करना। 1290 में बलबन के भतीजे और कड़ा और मानकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खान ने उसे पराजित किया। इस प्रकार मलिक छज्जू का विद्रोह समाप्त हो गया। दूसरा कार्य, विभिन्न विद्रोही अमीरों के प्रति जलालुद्दीन की नीति। कुछ अमीरों ने सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचा, और लेकिन सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के स्थान पर क्षमा कर दिया और दरबार से निकाल दिया। इसी प्रकार दिल्ली के आसपास के डाकुओं और ठगों ने जो लूट मार मचा रखी थी, सुल्तान ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। तो पहली बार हम देखें कि बलबन से विपरीत जलालुद्दीन खिलजी ने उदार नीति अपनाई और अनेक राज्य के विरोधियों को भी उसने दंडित करने के स्थान पर उन्हें क्षमादान प्रदान किया। तो ये उसकी उदार नीति भी उसकी सफलता में रोड़े अटकाई और उसको कहीं ना कहीं उसमें असफलता के लिए जिम्मेदार रही। उसके बाद जलालुद्दीन ने के समय में एक ही विजय के लिए अभियान किया गया, और वो था रणथंभौर विजय अभियान। रणथंभौर चौहान सत्ता का केंद्र था। राणा हमीर देव वहाँ का शक्तिशाली शासक था। जलालुद्दीन ने किले का घेरा डाला, परंतु किले की मजबूती देखकर उसे जीते बिना ही वो दिल्ली वापस लौट आया। इस प्रकार जलालुद्दीन का रणथंभौर पर विजय करने का अभियान असफल रहा। तो ये जलालुद्दीन की एक तरह से हम देखें तो उसकी असफलता थी कि राजपूत दुर्ग को उन्होंने घेरा डाला, परंतु बिना युद्ध किए ही वापस अपने सैनिकों को लेकर वापस दिल्ली आ गया। मंगोल आक्रमण। उसके समय में जलालुद्दीन के समय में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण किया। सुल्तान ने उन्हें पराजित किया। बाद में दोनों के बीच में संधि हो गई और सुल्तान ने उन्हें माफ़ करके एक तरह से दिल्ली के आसपास बसने की आज्ञा प्रदान दी। तो मंगोलों के प्रति भी उसकी उदार नीति रही। उसके बाद अगला है कि भिलसा और देवगिरी की विजय। जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन ने मालवा में स्थित भिलसा पर विजय की। बिना सुल्तान की अनुमति के अलाउद्दीन ने देवगिरी को लूटा
और अपार धन संपत्ति प्राप्त की और इसी धन संपत्ति से अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगीं। जलालुद्दीन का पतन। देवगिरी की अपार धन संपत्ति से अलाउद्दीन की इच्छाएं और ज़्यादा तीव्र हो गईं और वो अब सुल्तान बनने की इच्छा करने लगा और इसी इच्छा और अत्यधिक धन के कारण उसने जलालुद्दीन का वध कर दिया और 1296 में हम देखें कि वो खिलजी वंश का सुल्तान बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी अपनी ही उदार नीतियों के कारण असफल रहा और अंत में उसका वध हो गया। धन्यवाद।